कहते हैं कि पुरानी चीजों के साथ अक्सर उनका इतिहास भी जुड़ा होता है। शहर की बड़ी बड़ी इमारतों और चमकती लाइटों के पीछे कुछ ऐसी यादें दफन होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। रिया मल्होत्रा शहर की सबसे प्रभावशाली फैशन ब्लॉगर और सोशलाइट थी। उसके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स थे और उसकी जिंदगी ऊपर से किसी परिकथा जैसी दिखती थी। लेकिन इस चमक के पीछे एक गहरा सन्नाटा था। रिया अपने आलीशान पेंट हाउस में अकेली रहती थी और उसे नींद की गोलियों के बिना नींद नहीं आती थी। 2 साल पहले की मूसलाधार बारिश वाली रात उसकी यादों में एक काले धब्बे की तरह थी। वो अपनी सफलता की पार्टी से लौट रही थी। हाथ में महंगी शराब का नशा था और रफ्तार का जुनून। रिया अपनी नई कार में नशे में धुत होकर घर लौट रही थी। उसी समय सावित्री नाम की एक गरीब औरत अपने बच्चे कान्हा को तेज बुखार होने के कारण और गांव के छोटे से अस्पताल में दवाइयां खत्म हो जाने पर उसे एक सूती चादर में लपेटा, उसे अपनी छाती से चिपकाया और शहर के बड़े अस्पताल की ओर पैदल ही निकल पड़ी। सड़क सुनसान थी, सिर्फ बादलों के गरजने की आवाज आ रही थी। सावित्री तेज कदमों से हाईवे के किनारे चल रही थी। तभी दूर से 2 तेज हेडलाइट्स उसकी आंखों में चुभी। उधर नशे में धुत रिया को सड़क पर सामने खड़ी 2 जिंदगियों का अंदाजा भी नहीं था। अचानक सावित्री सड़क पार करने लगी। रिया की धुंधली आंखों ने बहुत देर से ब्रेक मारा। गीली सड़क पर टायर चीख उठे, लेकिन कार नहीं रुकी। धड़ाम, एक जोरदार आवाज हुई। सावित्री की चीख बारिश के शोर में दब गई। टक्कर इतनी अचानक थी कि सब कुछ पल भर में बदल गया। बारिश की आवाज में एक दर्द भरी चीख कहीं खो गई। रिया ने झटके से ब्रेक लगाया। उसकी सांसें फूल रही थीं। उसने कार से बाहर निकलकर देखा। सावित्री नाले में तड़प रही थी। उसका हाथ मदद के लिए ऊपर उठ रहा था। कान्हा की धीमी रोने की आवाज झाड़ियों से आ रही थी। रिया के पास मौका था। वो फोन उठाकर एम्बुलेंस बुला सकती थी, लेकिन उसने आसपास देखा, सड़क खाली थी। अगर मैंने पुलिस बुलाई तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा, जेल जाना पड़ेगा, न्यूज में बदनामी होगी। रिया के दिमाग में शैतान नाचने लगा। रिया की पहली सोच मदद की नहीं, बल्कि अपने करियर की थी। उसने उन तड़पती रूहों को पीछे छोड़ा और अपनी कार को एक गुप्त गैरेज में ले जाकर रातों रात रिपेयर करवा दिया। उसने सोचा कि पैसा और रसूख उसके गुनाह को दफन कर देंगे। उस टक्कर में उस रात 2 मासूम जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गईं और पैर की एक चांदी की पायल टूटकर वहीं सड़क पर गिर गई थी। जिस जगह ये हादसा हुआ वहीं पास में एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान में एक बूढ़ा आदमी बैठता था। उस बूढ़े का नाम रहमान चाचा था। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो चुकी थीं, फिर भी सब कुछ देख लेते थे। लोग कहते थे कि वो आंखों से नहीं, इंसान की रूह से देखता था। जिस रात रिया ने सावित्री और उसके बच्चे को टक्कर मारी थी, उसी रात रहमान चाचा उस नाले के पास से गुजर रहे थे। पुलिस को कुछ नहीं मिला था, लेकिन रहमान को झाड़ियों में वो चांदी की पायल मिली। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, पायल अचानक भारी हो गई, जैसे उसमें किसी अधूरी कहानी का बोझ समा गया हो। रहमान ने अपनी आंखों को आसमान की तरफ उठाया और बुदबुदाया, बेगुनाह का खून गिरा है, मिट्टी अब इंसाफ मांगेगी। रहमान चाचा की वो दुकान कोई आम दुकान नहीं थी। वहां केवल वही चीजें रखी थीं जो किसी बड़े हादसे या अन्याय का गवाह रही थी। वो उन चीजों को तब तक संभाल कर रखते थे जब तक उनका असली हकदार या उनका गुनहगार उन्हें लेने ना आ जाए। वे जानते थे कि एक दिन वो कातिल इसी रास्ते से गुजरेगा, क्योंकि रूहों की कशिश गुनहगार को वापस जुर्म की जगह पर खींची लाती है। नियति ने गुनहगार को फिर 2 साल बाद उसी जगह पर लाया। रिया पुरानी बातों को भूल चुकी थी और एक दिन वो अपनी कार से शहर के बाहर एक पुराने गांव के रास्ते से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर सड़क किनारे एक छोटी सी पुरानी दुकान दिखी। दुकान के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वो वही रहमान चाचा थे। रिया को पुरानी और एंटीक चीजों का बहुत शौक था, तो वो उसी दुकान पर रुक गई। रहमान चाचा ने उसे पहचान लिया। रहमान चाचा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने अपनी सफेद आंखों से रिया के पीछे चलती हुई उस धुंधली परछाई को देख लिया था। सावित्री की रूह रिया के कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी। रिया पुरानी सामान लेने के लिए दुकान को देख ही रही थी। तभी उनकी नजर उस दुकान के कोने में रखी एक चांदी की पायल पर पड़ी। वो पायल बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उस पर लाल रंग के कुछ निशान थे, जैसे किसी ने उसे सिंदूर या खून से रंगा हो। रिया ने जैसे ही उसे उठाया,
एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर से गुजर गई। बाबा जी, ये पायल कितने की है? रिया ने पूछा। तो रहमान चाचा ने उसे आखिरी चेतावनी दी थी, बेटी ये पायल बिकने के लिए नहीं है, इसे वहीं रख दो जहां से उठाया है। ये किसी की आखिरी निशानी है और किसी का अधूरा इंतकाम भी। ये रहमान चाचा का रिया को दिया गया एक आखिरी मौका था। अगर रिया उस दिन डर जाती, अपनी गलती मान लेती या उस बूढ़े से अपनी जान की भीख मांगती, तो शायद रहमान उसे बचाने का कोई रास्ता निकाल लेते। लेकिन रिया के अहंकार और पैसों के घमंड ने उसकी किस्मत पर मुहर लगा दी। रिया को लगा कि बूढ़ा उसे डराकर ज्यादा पैसे ऐंठना चाहता है। उसने पैसे वहीं फेंके और पायल लेकर अपनी कार में बैठकर घर आ गई। रिया अपने फ्लैट में अकेली रहती थी। उस रात उसने वो पायल पहन ली। जैसे ही पायल उसके पैरों में सजी, उसे अपने कमरे के तापमान में गिरावट महसूस हुई। अचानक घर के सारे शीशे धुंधले पड़ने लगे। रात के ठीक 2:15 बजे रिया की नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में टहल रहा है। छन 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 पायल की आवाज गूंज रही थी। रिया ने घबराकर अपने पैरों की तरफ देखा, लेकिन उसके पैर स्थिर थे। वो आवाज उसके पैरों से नहीं, बल्कि कमरे के अंधेरे कोने से आ रही थी। उसने टॉर्च जलाई तो देखा कि दीवार पर एक औरत की परछाई खड़ी थी। उस परछाई के पैर उल्टे थे और उनमें वही पायल चमक रही थी। रिया चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। अगले कुछ दिन रिया के लिए नर्क जैसे थे। उसे हर जगह पानी की बूंदें गिरने की आवाज सुनाई देती और कमरे की दीवार पर उभरे शब्द साफ थे, जो छीना गया। लौटा दे। रिया को याद आने लगा 2 साल पहले की वो काली रात। रिया शराब के नशे में गाड़ी चला रही थी। बारिश तेज थी। अचानक एक औरत अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए सड़क पार कर रही थी। रिया की कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी। औरत सड़क किनारे एक नाले में जा गिरी और बच्चा झाड़ियों में। रिया पकड़े जाने के डर से वहां से भाग निकली थी। उस औरत के पैरों में वही पायल थी जो टक्कर के वक्त टूटकर सड़क पर गिर गई थी। रिया ने डर के मारे वो पायल उतारकर फेंकनी चाही, लेकिन वो पायल अब उसके शरीर का हिस्सा बन चुकी थी, जैसे कोई सजा जिसे उतारा नहीं जा सकता। वो जितनी कोशिश करती, पायल उतनी ही टाइट होती जाती। तभी अचानक उसके बेडरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में एक चीख गूंजी, तूने हमें मरने के लिए छोड़ दिया था ना? आज तू भी उसी तड़प को महसूस करेगी। कमरे के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी। उस औरत की आंखों में ऐसा दर्द था जिसे कोई जिंदा इंसान सह नहीं सकता था, और उसकी गोद में कुछ ऐसा था जो कभी बड़ा नहीं हो पाया। उस औरत ने अपने ठंडे हाथ रिया की गर्दन पर रखे। रिया ने देखा कि उसके पैरों से खून बह रहा था और वही पायल अब जलते हुए अंगारे जैसी लाल हो गई थी। रिया ने माफी मांगने के लिए हाथ जोड़े। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जा सकती थी, पर मैं डर गई थी। औरत ने भयानक हंसी हंसते हुए कहा, तेरा डर हमारी मौत से बड़ा था? अब तू हमारे साथ उस दुनिया में चलेगी जहां न रोशनी है न माफी। अगले दिन जब रिया की सहेली उसके घर पहुंची तो घर का दरवाजा खुला था। अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। रिया फर्श पर पड़ी थी। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस पहुंची। रिया का शरीर फर्श पर था, लेकिन उसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे उसने मौत से पहले कुछ ऐसा देखा हो जो कोई इंसान नहीं सह सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहा, मौत की वजह साफ नहीं थी, जैसे जिंदगी अचानक थम गई हो। लेकिन गले पर किसी के हाथ के निशान नहीं थे। निशान उसके गले के अंदर थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि जिस दुकान से रिया ने पायल ली थी, पुलिस जब वहां पहुंची तो उन्हें सिर्फ एक पुराना खंडहर मिला जो 20 साल पहले जल चुका था। गांव वालों ने बताया कि रहमान चाचा नाम का कोई आदमी कभी था ही नहीं। बस एक लोक कथा थी कि एक अंधा मुंशी आज भी उन लोगों का इंतजार करता है जो पाप करके भागते हैं। रिया के पेंट हाउस की उस दीवार पर, जहां उसकी सबसे बड़ी फोटो लगी थी, अब खून से एक ही वाक्य लिखा था, कर्ज चुका दिया गया, हिसाब बराबर हुआ। जहां कानून की दलीलें रूहानी ताकतों के सामने घुटने टेक देती हैं, रिया की मौत ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। केस सौंपा गया इंस्पेक्टर विक्रम को, जो अपनी तेज बुद्धि और लॉजिक के लिए जाने जाते थे। उनके लिए भूत प्रेत सिर्फ कहानियों का हिस्सा थे। लेकिन रिया के बेडरूम का मंजर देखकर उनका तर्क डगमगाने लगा। रिया के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, लेकिन उसके शरीर का सारा खून जैसे सूख चुका था।
फर्श पर मिले कीचड़ के नमूनों की जांच की गई तो पता चला कि वो कीचड़ उस इलाके का है ही नहीं। वो 100 किलोमीटर दूर एक पुराने बंद हो चुके नाले की मिट्टी थी। रिया के मोबाइल का सारा डेटा डिलीट हो चुका था, सिवाय एक वॉइस नोट के जिसमें सिर्फ भारी सांसें और पायल की छन छन सुनाई दे रही थी। विक्रम ने रिया के पिछले 2 सालों के जीपीएस रिकॉर्ड खंगाले। उन्हें पता चला कि ठीक 2 साल पहले रिया की कार एक ही रात में 3 अलग अलग गैरेज में गई थी। छानबीन करते हुए विक्रम उस मैकेनिक तक पहुंचे जिसने कार ठीक की थी। मैकेनिक ने थरथराते हुए बताया, साहब उस रात मैडम की कार के बम्पर पर खून और एक छोटे बच्चे के कपड़ों का टुकड़ा फंसा था। उन्होंने मुझे मुंह बंद रखने के लिए 10 लाख दिए थे। विक्रम को अब समझ आ गया कि यह कोई साधारण मौत नहीं बल्कि एक ठंडा कत्ल था। लेकिन कातिल कौन था? क्योंकि रिया का अपार्टमेंट अंदर से पूरी तरह बंद था। सबूतों का पीछा करते हुए इंस्पेक्टर विक्रम उसी पुराने गांव के रास्ते पर निकले। उनके साथ एक फॉरेंसिक टीम थी। रास्ते में उन्हें वही जगह दिखी जहां रिया की कार रुकी थी, लेकिन वहां कोई दुकान नहीं थी। यहां तो एक पुरानी दुकान होनी चाहिए थी, विक्रम बुदबुदाए। पास के एक चाय वाले ने सुना तो उसकी रूह कांप गई। उसने कहा, साहब रहमान चाचा की दुकान तो 1990 के दंगों में जल गई थी, तब से वो जगह शापित है। कहते हैं कि वो दुकान सिर्फ उन्हीं को दिखती है जिनकी गिनती पूरी हो चुकी हो। विक्रम ने उस जगह की खुदाई का आदेश दिया। कुछ घंटों की खुदाई के बाद जो मिला उसने पुलिस टीम के होश उड़ा दिए। वहां एक पुरानी तिजोरी मिली जिसमें दर्जनों गहने रखे थे, घड़ियां, अंगूठियां और चेन। हर गहने पर खून के सूखे निशान थे। वो रहमान चाचा का बही खाता था, उन सभी लोगों की निशानियां जिन्होंने जुर्म किया और कभी पकड़े नहीं गए। उसी रात विक्रम उस पुराने नाले पर पहुंचे जहां सावित्री की मौत हुई थी। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक परछाई दिखी। एक औरत सड़क के किनारे खड़ी थी, उसने गोद में कुछ ले रखा था। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, रुकिए, पुलिस। वह परछाई धीरे से मुड़ी। विक्रम के हाथ से टॉर्च गिर गई। वो औरत सावित्री थी। उसने अपनी उंगली से सड़क पर पड़ी धूल पर कुछ लिखा और हवा में विलीन हो गई। विक्रम ने करीब जाकर देखा, धूल पर लिखा था इंसाफ। उसी वक्त विक्रम के फोन पर हेडक्वार्टर से फोन आया। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आ गई थी। रिया के पैरों के पास जो चांदी की राख मिली थी, वो राख किसी नन्ही रूह की थी जिसकी कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। विक्रम ने केस फाइल बंद कर दी। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा, रिया मल्होत्रा की मृत्यु एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक रूहानी सजा थी। हालांकि सीनियर अफसरों ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया और इसे कार्डियक अरेस्ट का नाम देकर फाइल दबा दी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। विक्रम अपने घर लौट रहे हैं। वे अपनी कार चला रहे हैं। अचानक उनकी कार के पीछे वाली सीट पर उन्हें पायल की छन छन सुनाई देती है। वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं है, लेकिन कार के रियर व्यू मिरर में उन्हें सड़क किनारे वही पुरानी दुकान और रहमान चाचा दिखाई देते हैं। रहमान चाचा हाथ में एक चांदी की चेन लिए विक्रम की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि विक्रम ने भी सालों पहले एक छोटा सा सच छुपाया था। रहमान चाचा की आवाज गूंजती है, अगला नंबर तुम्हारा है इंस्पेक्टर साहब। निष्कर्ष, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि समय का पहिया और कर्मों का लेखा जोखा कभी पीछा नहीं छोड़ता। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का वो क्रेडिट सीन लिखूं जिसमें रहमान चाचा की असलियत और विक्रम के छुपे हुए